हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सबका रावली पाठशाला पर। मैं पंकज माली आप सबका हार्दिक स्वागत अभिनंदन करता हूं। हमारा चैप्टर चल रहा था जैव परक्रम और उसके अगले वीडियो में हमने पढ़ा था कि पाचन की जो प्रक्रिया है वो किस प्रकार से पूरी होती है। अब पाचन में हमने क्या किया था कि जो भोज्य पदार्थ थे उनको हमने शरीर के अंदर ग्रहण किया था और किस रूप में पाचन में क्या किया था कि जो जटिल भोज्य पदार्थ थे उनको हमने क्या कर लिया था, सरल भोज्य पदार्थों में बदलने का काम किया था। किसके अंदर? पाचन के अंदर हमने किया था। अब श्वसन के अंदर आज का हमारा टॉपिक रहेगा श्वसन। और श्वसन के अंदर क्या होगा कि जो हमने सरल भोज्य पदार्थ ग्रहण किए थे, कौन से सरल भोज्य पदार्थ? जिसके अंदर हमने कार्बोहाइड्रेट से क्या प्राप्त किया था? ग्लूकोज। फिर हमने प्रोटीन से क्या प्राप्त किया था? एमिनो अम्ल। उसी प्रकार से वसा से वसीय अम्ल प्राप्त किए थे। अब इन सब का क्या करना है? इन सब से ऊर्जा मुक्त करनी है और ऊर्जा मुक्त करने का काम है वही क्या होगा? वही कहलाएगा श्वसन। वही क्या कहलाएगा? श्वसन। तो आज का हमारा टॉपिक है वह है श्वसन। अब श्वसन होता क्या है? तो सामान्य हमने क्या पढ़ा कि श्वसन क्या है? श्वसन। अब श्वसन सामान्य अपन क्या समझते हैं? जो सांस अपन लेते हैं, ऑक्सीजन को लेते हैं और CO2 बाहर निकालते हैं, उसी को हम क्या बोलते हैं? श्वसन बोलते हैं। लेकिन सांस लेना सिर्फ इसका क्या है? एक हिस्सा है। इस श्वसन का पार्ट है वो सिर्फ क्या है? सांस लेना इसका एक भाग है। जैसे ये पूरा 100 है तो उसमें से सिर्फ 10% का भाग ही सांस लेना है। सांस में सिर्फ हमने क्या किया? ऑक्सीजन शरीर के अंदर भेजी है। लेकिन श्वसन का प्रोसेस क्या है कि उस ऑक्सीजन का उपयोग करना और जो सरल भोज्य पदार्थ हमारे अंदर है उससे ऊर्जा को मुक्त करना, वह क्या कहलाता है? श्वसन कहलाता है। तो श्वसन क्या है कि सरल भोज्य पदार्थ, ठीक है, को ऑक्सीजन के साथ, ऑक्सीजन की उपस्थिति में क्या करना? उसको विघटित करना और उससे क्या प्राप्त बनाना? उससे ऊर्जा मुक्त करना। क्या बनाना? ऊर्जा बनाना। ये प्रक्रिया क्या कहलाती है? पूरी श्वसन कहलाती है। अब ये जो श्वसन है यह ऑक्सीजन की उपस्थिति में भी होता है और ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में भी होता है, वो अपन को देखना है। अब सिर्फ आपको परिभाषा में श्वसन आपको पूछे कोई कि श्वसन क्या है, तो आपको सीधा बताना है कि सरल भोज्य पदार्थ है उनको ऑक्सीजन की उपस्थिति में तोड़कर उनसे ऊर्जा मुक्त करने की प्रक्रिया ही क्या कहलाती है? श्वसन कहलाती है। ठीक है, तो आप इसकी परिभाषा में क्या लिखोगे? आप इसके अंदर लिखोगे कि पोषण प्रक्रम के दौरान ग्रहण की गई जो खाद्य सामग्री हमने ग्रहण की थी का उपयोगी कोशिकाओं, उनका उपयोग कोशिकाओं में होता है जिससे विभिन्न जैव प्रक्रमों के लिए ऊर्जा प्राप्त होती है। अब ऊर्जा उत्पादन के लिए कोशिकाओं में भोजन के विखंडन को कोशिकीय श्वसन कहते हैं। क्या करना है कि ऊर्जा उत्पादन के लिए कोशिकाओं में भोजन के विखंडन को क्या कहते हैं? श्वसन कहते हैं। अब ये श्वसन है, अपन ने जब भोज्य पदार्थ प्राप्त किए तो उससे अपन को क्या मिली? ऑक्सीजन मिली। क्या? सॉरी, ग्लूकोज मिला। क्या मिला? ग्लूकोज अपन को मिला। अब उस ग्लूकोज को क्या करना है? तोड़ना है। अब ये जो ग्लूकोज टूटेगा ये ऑक्सीजन की उपस्थिति में भी टूटता है और ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में भी टूटता है। तो इस आधार पर जो श्वसन है उसको दो भागों में बांटा जाता है। ये जो श्वसन है, श्वसन या कोशिकीय श्वसन है, इसको दो भागों में बांटा जाता है। कौन कौन से दो भाग? पहला तो जिसमें क्या है कि इस ग्लूकोज अपन को भोजन से प्राप्त ग्लूकोज हुआ है, उस ग्लूकोज को तोड़ने के लिए जब ऑक्सीजन का उपयोग किया जाए तो वो कहलाएगा वायवीय श्वसन, या उसका दूसरा नाम है ऑक्सी श्वसन। क्या? ऑक्सी श्वसन। और एक होता है अवायवीय, जिसको अपन दूसरा बोलते हैं अनऑक्सी श्वसन। अब इन दोनों में क्या अंतर है वो अपन देखते हैं। ठीक है, ऑक्सी श्वसन क्या होता है? सामान्य आप देखोगे कि हम मनुष्य हैं, हम क्या करते हैं? ऑक्सीजन को ग्रहण करते हैं और उसी ऑक्सीजन का उपयोग करके क्या करते हैं? ग्लूकोज हमारे अंदर जो बना हुआ है वो टूटता है और उससे ऊर्जा मुक्त होती है और उसी ऊर्जा का उपयोग हमारी कोशिकाएं करती है। तो ऑक्सी श्वसन में क्या होगा कि इसमें ऑक्सीजन की उपस्थिति में श्वसन प्रक्रिया होगी, इसमें ऑक्सीजन उपस्थित होती है। ठीक है, दूसरा, अब इसमें अनऑक्सी श्वसन। अनऑक्सी श्वसन में क्या है कि इसमें ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में
जो भोज्य पदार्थ है या सरल भोज्य पदार्थों का विखंडन होता है। तो यहाँ पर ऑक्सीजन अनुपस्थित होती है, यहाँ पर ऑक्सीजन के बिना ही श्वसन की प्रक्रिया होती है। अब श्वसन का अर्थ सांस लेने से बिल्कुल नहीं है। श्वसन का अर्थ क्या है कि श्वसन में सिर्फ काम प्रोसेस कितना है कि जो भोज्य पदार्थ है उनको उनका विखंडन करना और उनसे ऊर्जा बनाना, यही क्रिया क्या कहलाती है, कोशिकीय श्वसन। अब जो कोशिका ऑक्सीजन की उपस्थिति में हो सकता है और ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में भी हो सकता है। जहां पर ऑक्सीजन की उपस्थिति में होगा वो कहलाएगा ऑक्सी श्वसन, जहां पर ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में होगा वो होगा अनऑक्सी श्वसन। अब किस प्रकार से ये पूरा होता है अपन वो देखेंगे, ठीक है। अब ये हो गया ऑक्सी श्वसन। जहां अभी जो ऑक्सी श्वसन है इसमें जो ऊर्जा बनती है वो ज्यादा मात्रा में बनती है, ठीक है, ऊर्जा है वो अधिक मात्रा में बनती है, ठीक है। टोटल 36 एटीपी ऊर्जा बनती है। अब इसके एग्जांपल देखो, वायवीय श्वसन किस किस में होता है हम पढ़ेंगे। इसमें जलीय जीव जंतु है उसके अंदर वायवीय श्वसन ऑक्सीजन की उपस्थिति में होता है वो भी। फिर अपन देखेंगे हम मनुष्य है, हमारे अंदर भी ऑक्सीजन की उपस्थिति में होता है वायवीय श्वसन। उसके बाद आप पेड़ पौधों में देखेंगे तो इसमें भी ये पेड़ पौधे वो श्वसन की प्रक्रिया इसमें CO2 में की उपस्थिति, तो वो उनका श्वसन उल्टा होता है। जैसे अपन हमको सांस लेने हमको किसकी ऑक्सीजन की जरूरत होती है तो उनको CO2 की जरूरत होती है पेड़ पौधों की, वो अपन पेड़ पौधे वाला पढ़ेंगे उसमें पूरा अच्छा बताएंगे, ठीक है। तो ये तो हो गया वायवीय श्वसन। और अवायवीय श्वसन आप किसमें देखा है अभी आप तक, आप देखोगे कि अवायवीय श्वसन में क्या होता है, जो ग्लूकोज है उस ग्लूकोज को तोड़ के उसका बनेगा क्या, एल्कोहल बनेगा और साथ में ऊर्जा बनेगी। तो इस अनऑक्सी श्वसन है उस यह किसमें होता है, यह होता है ईस्ट में। ईस्ट जो जिसका प्रयोग क्या होता है, केक वगैरह को फुलाने में अपन ईस्ट का प्रयोग करते हैं वो। अब अपन एक को लेते पूरा वायवीय श्वसन और अवायवीय श्वसन को पूरा अलग से समझते और इस वाले ब्रैकेट में यहाँ पर लिखेंगे अपन, ठीक। देखो वायवीय श्वसन में क्या होता है कि यहाँ पर अपन जो भोज्य पदार्थ ग्लूकोज जो लेते हैं ग्रहण करते हैं सरल भोज्य पदार्थ वो क्या है, ग्लूकोज। ग्लूकोज का होगा विखंडन और उससे बनेगी ऊर्जा। तो ग्लूकोज का फॉर्मूला क्या है, C6H12O6। ये हमने ग्लूकोज लिया। अब इस ग्लूकोज को अपन जब सांस लेंगे तो सांस के माध्यम से हमारे अंदर क्या गई, ऑक्सीजन। क्या गई, ऑक्सीजन गई। तो ये ऑक्सीजन की उपस्थिति में ये टूटेगा, ठीक है। ऑक्सीजन की उपस्थिति में ये टूटेगा और टूटने से क्या बनेगी, हमने सांस ली और बाहर क्या अपन छोड़ते हैं, CO2। तो साथ में इससे क्या बनेगा, CO2 बनेगा एक तो, प्लस इसके साथ बनेगा जल और प्लस इसमें बनेगी ऊर्जा। और यह ऊर्जा होती है ATP के रूप में। ATP को मैं आगे और इससे पूरा समझाऊंगा, ठीक है। तो क्या बनती है, ऊर्जा बनती है। तो ये तो हो गया क्या, श्वसन की प्रक्रिया, ये हो गया ऑक्सी श्वसन। लेकिन अब देखो इसमें क्या बना, CO2 बना, जल बना और ऊर्जा बन गई। लेकिन इसके अंदर क्या होगा कि जो अनऑक्सी श्वसन है, जहां पर अनऑक्सी श्वसन होता है वहां पर क्या होगा कि ये जो ग्लूकोज है C6H12O6 इसका विखंडन होगा ऑक्सीजन के बिना, इसका विखंडन होगा ऑक्सीजन के बिना। और साथ में क्या बनेगा, इसमें या तो बनता है एल्कोहल, क्या बनता है, कोई भी एल्कोहल बनता है, या फिर क्या बनता है, इसमें कोई भी अम्ल बनता है। क्या बनता है, अम्ल, जैसे लैक्टिक अम्ल वगैरह वो बनता है, ठीक है। तो इसमें एल्कोहल या अम्ल का निर्माण होता है। साथ में इसमें भी CO2 बनती है और इसमें भी ऊर्जा बनती है। इसमें भी क्या बनती है, ऊर्जा बनती है। अब देखो ऑक्सीजन यहां पर तो एक में पूरी ऑक्सीजन मिल रही है, अब एक में ऑक्सीजन बिल्कुल ही नहीं मिल रही है। अब पूरी किसमें मिल रही है, मानव है, ठीक है, जलीय जीव जंतु है, इन सब में तो ऑक्सीजन पूरी मिलती है और इन सब में क्या होता है, ऑक्सी श्वसन होता है। और अनऑक्सी श्वसन किसमें होता है, आप देखोगे कि अंगूर से क्या बनती है, शराब बनती है। अंगूर से शराब बनती है, आपने सबने देखी होगी। तो अंगूर से शराब बनने का प्रोसेस में होता क्या है कि जो अंगूर होते हैं उनको क्या किया जाता है, जब उनको उनके पौधे से अलग किया जाता है तो उनकी जो अंगूर के ऊपर की सतह होती है वहां पर ईस्ट नाम का जीवाणु होते हैं। क्या होते हैं, ईस्ट होता है, जो कवक कैटेगरी का होता है। तो ये जो ईस्ट होता है, ये जो जीवाणु होते हैं, ये जो ईस्ट जो जीव होता है वह क्या करता है कि जब अब अंगूर था, अंगूर में क्या थी, शर्करा या ग्लूकोज था। अंगूर मीठा होता है, अंगूर के अंदर क्या होती है, ग्लूकोज होता है। अब उस अंगूर का क्या
अंगूर क्या करेगा कि ऑक्सीजन की बिना उपस्थिति में, जो अंगूर के अंदर जो शर्करा थी, ये ईस्ट क्या करेगा, ऑक्सीजन की बिना उपस्थिति में ही क्या करेगा, उसका विखंडन करेगा और उससे क्या बनाएगा, उससे बनाएगा एल्कोहल। क्या बनाएगा, एल्कोहल बनता है। इसीलिए अंगूर से शराब किसके माध्यम से बनती है, अनऑक्सीसब्शन जब ईस्ट करता है। कौन करता है, ईस्ट है वो अनऑक्सीसब्शन करता है, तब क्या बनेगा, एल्कोहल बनेगा। साथ में CO2 भी बनती है, साथ में क्या बनती है, CO2 बनती है। और क्या बनेगी, ऊर्जा। लेकिन ये जो ऊर्जा बनती है वो ऑक्सीसब्शन की तुलना में यह कम बनती है, यह कम बनती है। इसमें 2 कार्बन, इसमें ठीक है कम बनती है। अब कभी कभी ऐसा हो जाए क्या कि जब है वो ऑक्सीजन, ये ग्लूकोज है, अब इस ग्लूकोज को क्या है, ऑक्सीजन तो मिलेगी, इस ग्लूकोज को ऑक्सीजन तो मिलेगी, लेकिन जितनी इसको चाहिए उतनी न मिलके कम मात्रा में मिले। मतलब क्या हो, ऑक्सीजन मिलेगी लेकिन इसका क्या हो, अभाव हो, इसका अभाव हो। तब क्या होगा कि तब इससे CO2 तथा जल तथा ऊर्जा नहीं बनेगी। तब इससे क्या बनता है कि इससे अम्ल बनना स्टार्ट हो जाता है। क्या बनता है, अम्ल का बनना स्टार्ट हो जाता है और उसमें अम्ल लैक्टिक अम्ल बनता है। और यह इसका एग्जाम्पल क्या है कि हमारी मांसपेशियां होती है उसके अंदर लैक्टिक अम्ल प्लस इसमें भी CO2 और ऊर्जा। अब देखो हमारी मांसपेशियां क्या होती है, जब अपन तेजी से दौड़ते हैं, रनिंग करते हैं या पहाड़ की चढ़ाई करते हैं, तब हमारी जो मांसपेशियां होती है इसमें क्रैम्प्स आ जाते हैं। क्यों आते हैं कि हमारी जो मांसपेशियां है, जब अपन रनिंग वगैरह करते हैं तो वो भाग ज्यादा सक्रिय होता है और वहां पर ऑक्सीजन की ज्यादा मात्रा में आवश्यकता होती है। लेकिन अपने पैर के जो नीचे वाले भाग है वहां पर ब्लड फ्लो इतना नहीं होने के कारण वहां पर क्या होता है, ऑक्सीजन कम मात्रा में पहुंचती है, लेकिन उसको ऊर्जा तो चाहिए, उस अंक के ज्यादा प्रयोग के कारण उसको ऊर्जा तो चाहिए। तब वो क्या करता है कि ऑक्सीजन के अभाव में, कम ऑक्सीजन की मात्रा में क्या करता है, ऊर्जा का निर्माण करना स्टार्ट कर देता है, जिससे वहां पर बनता है लैक्टिक अम्ल। क्या बनता है, लैक्टिक अम्ल। ये लैक्टिक अम्ल कौन सा, अपने दूध दही वगैरह में लैक्टिक अम्ल होता है, वो लैक्टिक अम्ल बन जाता है मांसपेशियों में और उसी के कारण मांसपेशियों में तनाव या दर्द होता है। तो ये कहां पर होता है, हमारी पेशीय कोशिका है, हमारी मांसपेशियां होती है, जो पेशियां होती है उसके अंदर ऑक्सीजन के अभाव में श्वसन की क्रिया होती है और उसमें क्या बनता है, लैक्टिक अम्ल CO2 तथा ऊर्जा बनती है। अब आपको कोई पूछे कि ऑक्सीश्वसन क्या है, तो ग्लूकोज का ऑक्सीजन की उपस्थिति में विखंडन करके क्या बनता है, CO2 जल तथा ऊर्जा का निर्माण होना ही ऑक्सीश्वसन कहलाता है। अनऑक्सीश्वसन क्या कहलाता है, आपको पूछे तो ग्लूकोज का ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में एल्कोहल, CO2 तथा ऊर्जा का निर्माण करना क्या कहलाता है, अनऑक्सीश्वसन कहलाता है। ठीक है, यह किसमें होता है, ईस्ट आदि में होता है। फिर आपको प्रश्न पूछेगा कि हमारी मांसपेशियों में खिंचाव या तनाव क्रैम्प्स किस वजह से आता है, तो वो है लैक्टिक अम्ल के कारण होता है। तो इसका एग्जांपल कि जब मांसपेशियों का अधिक कार्य, मांसपेशियों द्वारा अधिक कार्य किया जाता है तो ग्लूकोज का ऑक्सीजन के अभाव की उपस्थिति में क्या होता है, विखंडन होता है और लैक्टिक अम्ल तथा CO2 तथा ऊर्जा का निर्माण होता है। इसी लैक्टिक अम्ल के कारण क्या होता है, मांसपेशियों में दर्द होता है। आ गया समझ में। तो ये पूरा प्रोसेस था क्या, ऑक्सीश्वसन और अनऑक्सीश्वसन किसको कहते हैं। अब जो ऑक्सीश्वसन है उसके अंदर ऊर्जा बहुत मात्रा में बनती है, लेकिन जो अनऑक्सीश्वसन है इसमें ऊर्जा कम मात्रा में बनती है। किसमें, कम ऊर्जा का निर्माण होता है। और इसके अंदर एग्जांपल ईस्ट आ गया और पेशिया। ठीक है, ये ऑक्सीजन के अभाव में, इसमें अंतिम उत्पाद क्या बनता है, इसमें बनता है ऊर्जा, जल, CO2। और इसमें क्या बनता है, इसमें बनता है कोई अम्ल बनेगा या कोई एल्कोहल बनेगा। ठीक है, प्लस CO2 प्लस ऊर्जा बनती है। ठीक है, यहां तक आ गया समझ में। ऊर्जा, जल तथा CO2 बनती है। अब इसमें जो यहां पर आप देखोगे, जो ईस्ट में जो हुआ, तो यहां पर है वो 2 कार्बन अणु जितनी ऊर्जा बनती है, 2 कार्बन अणु का ऊर्जा निर्माण में उपयोग होता है और यहां पर 3 कार्बन अणु। ठीक है,
अब ये जो ग्लूकोज है इससे क्या बनाना है, ग्लूकोज से CO2 और एथेनॉल वगैरह ये बनने का प्रोसेस, यहाँ तक तो ये अपना यहाँ पर ये वाला पड़ा। अब इससे भी प्रक्रिया क्या होती है, ये ग्लूकोज से सीधा ही ऑक्सीजन इसके साथ मिलकर अभी अपने कोशिका के अंदर इसका किस प्रकार से ग्लूकोज टूटता है तो वो अपन देखते हैं। ठीक है, तो अब क्या होगा कि जैसे हमारे शरीर के अंदर क्या ग्लूकोज, अब ये ग्लूकोज है यह डायरेक्ट नहीं टूटता है। सबसे पहले क्या होता है कि सबसे पहले यह ग्लूकोज है यह बनता है पायरुवेट अम्ल, पायरुविक अम्ल या पायरुवेट के रूप में बनता है। अब इसमें कितने कार्बन थे, 6 कार्बन, लेकिन यह पायरुवेट अम्ल है यहां बनते हैं 3 कार्बन वाला। इस पायरुवेट अम्ल में कितने कार्बन के अणु होते थे, 3 कार्बन के अणु होते हैं और पायरुवेट अम्ल का निर्माण होता है। अब कुछ ऊर्जा यहां पर बनती है। ठीक है, अब इसके बाद प्रोसेस शुरू होता है, ये तो होता है ऑक्सीसब्शन में भी और अनऑक्सीसब्शन दोनों में यह प्रोसेस चलता है। अब उसके बाद का ये प्रोसेस चलता है यहां पर ऑक्सीसब्शन वाला, फिर यहां पर अनऑक्सीसब्शन वाला, और जहां पर अभाव है वहां O2 का अभाव वाले प्रोसेस में, और इसके आगे सेम प्रोसेस होता है ये वाला। ये जब ऑक्सीजन मिलेगी तब ये बनेगा, जब ऑक्सीजन नहीं मिलेगी तो ये बनेगा, जब ऑक्सीजन का अभाव होगा तो ये बनेगा। अब ये जो पायरुवेट अम्ल है इसमें 3 कार्बन के अणु होते हैं, ये आपको पूछ सकते हैं पायरुवेट अम्ल में कितने कार्बन के अणु होते हैं, 3 कार्बन के अणु होते हैं। अब ये जो प्रक्रिया है क्या कि ग्लूकोज से बनना है क्या पायरुवेट अम्ल, यह प्रक्रिया होती है कहां पर, कोशिका द्रव में। कहां पर संपन्न होती है, कोशिका द्रव में। कोशिका द्रव कौन सा, ये कोशिका है, कोशिका के चारों ओर ये वाला जो भाग होता है यहाँ पर कोशिका द्रव में क्या होता है, पायरुवेट अम्ल का निर्माण होता है। अब ये चाहे ऑक्सीसब्शन हो या अनऑक्सीसब्शन दोनों में ये काम करेगा, लेकिन जो अब इसके आगे का प्रोसेस है ये अनऑक्सीसब्शन तथा ऑक्सीजन के अभाव में, इसमें यह पूरी प्रक्रिया ही कोशिका द्रव में संपन्न होती है। लेकिन जो ऑक्सीसब्शन होगा जहां पर ऑक्सीजन का उपयोग होगा हमारे मानव वगैरह में, तो जो इसके आगे का ये जो प्रोसेस है यह होता है माइटोकॉन्ड्रिया में। क्या होता, कहां पर होता है, माइटोकॉन्ड्रिया में। ठीक है, वहां पर ये जो वाला पूरा प्रोसेस है ऑक्सीसब्शन में, वो ग्लूकोज से CO2 H2O तथा ऊर्जा बनाने का काम वो कहां पर होता है, माइटोकॉन्ड्रिया में होता है। तो यहां पर आप हमने एक और अंतर ढूंढ लिया क्या कि जो ऑक्सीसब्शन होता है वह कहां, 2 जगह पर, कोशिका के 2 भागों में, कहां पर, कोशिका द्रव में और माइटोकॉन्ड्रिया में संपन्न होता है। जबकि अनऑक्सीसब्शन है वो केवल पूरा प्रोसेस ही कहां पर चलता है, पूरा प्रोसेस चलता है कोशिका द्रव के अंदर। तो यहां पर अपन को एक और अंतर मिल गया कि यहां पर ये क्या होता है, ये कोशिका द्रव्य प्लस माइटोकॉन्ड्रिया। माइटोकॉन्ड्रिया क्या, कोशिका का शक्ति ग्रह। ठीक है, दोनों में यह संपन्न होता है, लेकिन यह कहां पर होता है, केवल पूरा प्रोसेस ही कहां पर चलता है, कोशिका द्रव के अंदर चलता है। तो ये हमने कर लिया इसके अंदर अंतर। तो प्रश्न क्या बनता है कि ऑक्सीसब्शन तथा अनऑक्सीसब्शन किसको बोलते हैं। ठीक है, तो इसमें जहां पर ऑक्सीजन की उपस्थिति होती है ऊर्जा अधिक बनती है, इसमें ऊर्जा जल CO2 बनता है, कोशिका द्रव माइटोकॉन्ड्रिया में प्रक्रिया चलती है। यह अवायवीय सब्शन में क्या, ऑक्सीजन अनुपस्थिति में ईस्ट तथा पेशिया कम ऊर्जा अम्ल तथा एल्कोहल CO2 बनता है और कोशिका द्रव में यह प्रक्रिया संपन्न होती है। अब हम पीपीटी से एक बार देख लेते हैं। ये देखो, ये था अपना ग्लूकोज, क्या था अपना ग्लूकोज C6H12O6। अब इस ग्लूकोज का क्या हुआ, कोशिका द्रव के अंदर सबसे पहले क्या बनेगा, पायरुवेट अम्ल बनेगा। क्या बनेगा, पायरुवेट अम्ल। इस पायरुवेट अम्ल का फॉर्मूला होता है C3H4O3 और इसमें कितने कार्बन होते हैं, 3 कार्बन होते हैं। ठीक है, तो आप उसके बाद ऑक्सीजन की उपस्थिति में क्या होगा, अगर ऑक्सीजन की उपस्थिति है, O2 उपस्थित है, तो क्या बनेगा, कार्बन डाइऑक्साइड, जल तथा ऊर्जा बनेगा। और यह प्रोसेस कहां पर चलता है, माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर। लेकिन जहां पर ऑक्सीजन का अभाव है वहां पर क्या बनेगा, लैक्टिक अम्ल तथा ऊर्जा। उदाहरण क्या है, हमारी पेशी कोशिकाओं में। फिर ऑक्सीजन की अनुपस्थिति जहां पर होगी वहां पर क्या बनेगा, इथेनॉल। ठीक है, कार्बन डाइऑक्साइड तथा ऊर्जा। और यह हमने किसने देखा था, यह हमने देखा था ईस्ट में, तथा जहां पर फर्मेंटेशन का प्रोसेस होता है, किण्वन की प्रक्रिया होती है, वहां पर होता है। अब देखो, अब इसमें अपन आंसर कैसे लिखेंगे। ठीक है, तो यहां पर आपको लिखना है कि ऑक्सीसब्शन में सबसे पहले आपको पूछे कि ऑक्सीसब्शन में ग्लूकोज का विखंडन किस प्रकार से होता है।
तो आपको लेना है कि जब सबसे सर्वप्रथम क्या होता है, ग्लूकोज होता है, वह कोशिका द्रव में विखंडित होकर क्या बनाता है, 3 कार्बन अणु के पायरुवेट अम्ल में का निर्माण करता है। यह पायरुवेट अम्ल ऑक्सीजन की उपस्थिति में क्या करता है, कार्बन डाइऑक्साइड, जल तथा ऊर्जा का निर्माण माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर करता है। तो ये हो गया ऑक्सीजन। अनऑक्सीजन की बारी आए तो लैक्टिक अम्ल तथा ऊर्जा बनाता है। ठीक है, ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में इथेनॉल, कार्बन डाइऑक्साइड तथा ऊर्जा बनाता है। तो ये हो गया पूरा। ऑक्सीजन हमारे शरीर के अंदर गई और ऊर्जा का निर्माण किस प्रकार से हुआ, ये था प्रोसेस। कहां पर, जब हमारी शरीर के अंदर क्या पहुंच गई है, ऑक्सीजन पहुंच गई है। तो हमने श्वसन स्टार्ट किया था। तो श्वसन में हमको पढ़ना क्या है, पूरे श्वसन में हमको पढ़ना है कि ऑक्सीजन सबसे पहले O2 लेनी है या फिर O2 नहीं मिले तो या तो ऑक्सीजन मिले या ऑक्सीजन नहीं मिले। अगर ऑक्सीजन मिलती है तो उसको लेकर कहां तक पहुंचाना है, कोशिका तक पहुंचाना है। ठीक है, अब कोशिका के अंदर क्या बनेगा, ऊर्जा निर्माण का प्रोसेस। तो हमने ये वाला भाग पढ़ लिया है। कौन सा, ये वाला भाग, कि कोशिका के अंदर हमने सोचा था कि ऑक्सीजन हमने ली और सीधी कहां पर पहुंच गई थी, कोशिका के अंदर, और कोशिका के में ऊर्जा कैसे बनती है वो हमने ये वाला प्रोसेस पढ़ा है, ऑक्सी, अनऑक्सी तथा ऑक्सीजन के अभाव में। अब हमको आगे क्या पढ़ना है श्वसन के अंदर, कि इस ऑक्सीजन को कहां पर पहुंचाना है, कोशिका तक पहुंचाने का काम है। वो कहां पर पढ़ेंगे अपन, श्वसन के अंदर पढ़ेंगे। ठीक है, तो पूरे श्वसन में क्या प्रोसेस पूरा आ जाएगा, ऑक्सीजन को कोशिका तक पहुंचाना और कोशिका से ऊर्जा बनाना। तो ये वाला भाग तो अपन ने पढ़ लिया। अब अपन पढ़ेंगे कि श्वसन से किसमें, O2, श्वसन के अंदर ऑक्सीजन को कहां तक पहुंचाना है, कोशिका तक पहुंचाने का काम किस प्रकार से होता है वो अपन देखेंगे। अब अभी तक हम जो चीज पढ़ रहे हैं वो किस किस में पढ़ रहे हैं, वो हम पढ़ रहे हैं पेड़ पौधों के अंदर और एक कोशिकीय जीव और बहुकोशिकीय जीव। अब हम पढ़ेंगे पहले पेड़ पौधों के अंदर श्वसन की क्रिया कैसे होती है। ठीक है, तो पेड़ पौधों के अंदर श्वसन की प्रक्रिया कैसे होती है, कि हमने देखा था कि पेड़ पौधों की पत्तियों के अंदर क्या पाए जाते हैं, रंध्र पाए जाते हैं। क्या पाए जाते हैं, रंध्र पाए जाते हैं। और इन रंध्रों से क्या होता है, गैसों का आदान प्रदान। गैसों का आदान प्रदान किसके माध्यम से होता है, रंध्रों के माध्यम से होता है। पेड़ पौधों को ऊर्जा मुक्त करने के लिए जिस प्रकार से हमको क्या चाहिए, ऑक्सीजन, वैसे ही पेड़ पौधों को क्या चाहिए, श्वसन के लिए क्या चाहिए, CO2। क्या चाहिए, CO2। पौधे CO2 का उपयोग करके ही ऊर्जा मुक्त करते हैं। ठीक है, तो पौधों को क्या चाहिए, CO2। और अपन जिस प्रकार से CO2 बाहर निकालते, पेड़ पौधे क्या निकालते हैं, O2 बाहर निकालते हैं। तो ये पेड़ पौधे क्या करते हैं, CO2 को ग्रहण करते। अब इस CO2 को ग्रहण करने की जो प्रक्रिया है वह इन पेड़ पौधों की कहां पर, वातावरणीय परिस्थिति, कहां पर, वातावरणीय परिस्थिति किस प्रकार की है उसके ऊपर निर्भर करती है और प्रकाश संश्लेषण की क्रिया के ऊपर निर्भर करती है। अब जैसे कि आप देखोगे कि जहां पर जब प्रकाश संश्लेषण की क्रिया की आवश्यकता नहीं होती है तब क्या करते हैं कि पेड़ पौधे है वो CO2 का आदान प्रदान करना बंद कर देते हैं। रात्रि के समय बहुत सारे पेड़ पौधे होते हैं, वो क्या करते हैं, रात के समय CO2 को छोड़ते, मध्य उत्पाद बनाते हैं। ये मैंने आपको पहले ही समझा दिया है। तो पेड़ पौधों में क्या होता है कि रंध्र के द्वारा गैसों का आदान प्रदान की प्रक्रिया होती है। अब और इन गैसों का आदान प्रदान करना किसके ऊपर निर्भर करता है, पहला है वातावरणीय अवस्था है, और प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया पर। जितना प्रकाश संश्लेषण की क्रिया अधिक होगी उतना ही उसको गैसों का आदान प्रदान करने की आवश्यकता अधिक होगी। और साथ ही साथ कहां पर, जल की वातावरणीय परिस्थितियां कैसे निर्भर करती है, कि अगर क्या हुआ कि जल की कमी है तो वहां पर रंध्र क्या होंगे, वहां पर रंध्र जल ज्यादा मात्रा में बाहर निकालेंगे। अब इसके अंदर ये जो CO2 का आदान प्रदान होगा वह किस प्रक्रिया से होगा, कि पेड़ पौधे रंध्र है, अब रंध्र गैस का आदान प्रदान कैसे लेंगे, कि ये लेते हैं विसरण के माध्यम से। किसके माध्यम से, विसरण के माध्यम से।
विसरण क्या होता है कि गैसों का, आपने कक्षा 9 में पढ़ा होगा कि गैसों का उच्च से निम्न सांद्रता की ओर गति करना क्या कहलाता है? विसरण। गैसों का उच्च से निम्न सांद्रता, उच्च से निम्न सांद्रता की ओर गति करना क्या कहलाता है? विसरण। अब कैसे होगा देखो, पेड़ पौधे ने प्रकाश संश्लेषण की क्रिया कर दी, पेड़ पौधे के अंदर पहले क्या थी? CO2 थी, CO2 का उसने उपयोग कर लिया। अब पौधे के अंदर का क्या हो गई? कमी। ये था पौधा, पौधे के अंदर क्या होगी? कमी। किसकी? CO2 की। और ये है अपना वातावरण, वातावरण में क्या है? CO2 है। अब उस सांद्रता कहां पर होगी? जहां पर बाहर ज्यादा मात्रा में CO2 है वो, और पेड़ पौधे के अंदर कमी होगी, तो क्या होगा? वातावरण से CO2 आएगी पेड़ पौधों के अंदर, तो ये क्या हो गया? विसरण। अब पौधे ने प्रकाश संश्लेषण की क्रिया कर दी और क्या बना दी? ऑक्सीजन। क्या बना दी? ऑक्सीजन। अब ऑक्सीजन यहां पर और वातावरण में ऑक्सीजन है, अब क्वांटिटी में नहीं है, सांद्रता के रूप में। पेड़ पौधे में ज्यादा मात्रा में क्या है? ऑक्सीजन। तो अब यहां पर उच्च सांद्रता होगी, तो ये सांद्रता कहां पर चली जाएगी? वातावरण के अंदर। ऑक्सीजन वातावरण के अंदर चली जाएगी। तो इस प्रकार से उच्च सांद्रता से निम्न सांद्रता की ओर गैसें गति करती है और विसरण के माध्यम से पेड़ पौधों में गैसों का आदान प्रदान होता है। तो ये तो पढ़ लिया अपने पौधों के अंदर। अब है एक कोशिकीय के जीव। एक कोशिकीय के जीव कौन से? जैसे कि अमीबा है। अब अमीबा है, पैरामीशियम है, ये कोशिकीय जीव है। अब इसके अंदर क्या होता है कि इनके जो शरीर की त्वचा होती है, इनके शरीर की जो ऊपरी सतह होती है, अब ये वाली जो ऊपरी सतह है यह सीधी ही वातावरण के कांटेक्ट में, ये क्या यहाँ पर क्या है? ये सीधा वातावरण के कांटेक्ट में है। अब इसमें भी क्या होगा कि विसरण के माध्यम से गैसों का आदान प्रदान हो जाएगा। जहां पर कोशिका के अंदर अगर CO2 की मात्रा ज्यादा हो जाएगी, जैसे ये जीव है, तो इसके अंदर मान लो CO2 बढ़ गई, तो ये क्या करेगा? CO2 भेज देगा कहां पर? वातावरण के अंदर। इसके अंदर ऑक्सीजन की कमी होगी, तो ऑक्सीजन कहां पर चली जाएगी? इसके अंदर चली जाएगी। तो इसमें भी क्या होती है? विसरण के माध्यम से। कहां पर? विसरण के माध्यम से गैसों का आदान प्रदान किसके द्वारा? कोशिका की सतह के द्वारा होता है। आंसर कैसे लिखना है? अगर आपको पूछे कि एक कोशिकीय जीवों में श्वसन की प्रक्रिया या गैसों का आदान प्रदान किस प्रकार से होता है, तो आपको लिखना है कि एक कोशिकीय जीव अमीबा तथा पैरामीशियम, यह इनकी कोशिकीय सतह पूर्ण रूप से वातावरण के संपर्क में होती है। यह कोशिका सतह के द्वारा ही विसरण की प्रक्रिया द्वारा गैसों का आदान प्रदान करते हैं और इन्हीं गैसों का उपयोग श्वसन की प्रक्रिया में हो जाता है। अब इन्होंने क्या किया? ऑक्सीजन को सीधा ले लिया, ऑक्सीजन शरीर इनकी कोशिका के अंदर ही पहुंचाना है, तो इनके अंदर तो एक ही कोशिका सीधा, तो इनको सीधी ऑक्सीजन मिल गई। तो वो ऑक्सीजन मिलने के बाद क्या होता है? वही मैंने आपको बताया, कौन सा? ये वाला प्रोसेस, ऑक्सी अनऑक्सी श्वसन वाला हो जाएगा। तो हमने पौधों के अंदर भी गैस पहुंचा दी, कहां पर पहुंचा दी? एक कोशिकीय जीवों में भी पहुंचा दी। अब है बहुकोशिकीय जीवों के अंदर। अब इन बहुकोशिकीय जीवों के अंदर अपन पढ़ेंगे एक तो जलीय जीव और एक है मानव। अंत में कौन है? मानव। अब जलीय जीवों के अंदर अपन देखते हैं। जलीय जीवों में आप देखोगे कि हम तो सीधे वातावरण में वायुमंडल से ले लेते हैं, ऑक्सीजन को ले लेते हैं, ठीक है, सर वातावरण से ले लेते हैं। लेकिन जो जलीय जीव है वो तो पानी के अंदर रहते हैं। अब इनको ऑक्सीजन चाहिए या ऑक्सीजन मिलेगी कहां से? तो ये क्या करते हैं कि जल के अंदर घुली हुई ऑक्सीजन का उपयोग करते हैं। ये क्या करते हैं? जल में घुली ऑक्सीजन का उपयोग, जल में घुली O2 का उपयोग करते। अब जो जल है, जल के अंदर क्या होती है? ऑक्सीजन है वो वातावरण की तुलना में कम मात्रा में होती है। जल के अंदर है वो ऑक्सीजन है, जल के अंदर वो है कम, ठीक है, जल में ऑक्सीजन है कम। तो ये क्या करते हैं कि जलीय जीव तेजी से श्वसन की क्रिया करते हैं। बार बार क्या करते हैं? हम जितनी बार सांस लेते हैं उससे उनकी श्वसन की दर है, जो सांस लेने की दर है वह अधिक होती है। यह तीव्र गति से श्वसन की क्रिया, सांस लेती है मतलब बार बार ऑक्सीजन को लेते हैं। और कुछ जीव क्या होते हैं? सीधा पानी को अपने अंदर भरते हैं और बाहर वापिस फेंकते हैं। इससे कारण क्या होता है? पानी इसके शरीर के अंदर जाता है और वो उस जल के अंदर घुली ऑक्सीजन का उपयोग करते हैं। और इनका ऑक्सीजन का उपयोग करने के लिए इनके अंदर श्वसन अंग कौन सा होता है? कि यहां पर मैं लिख देता हूं, श्वसन अंग जलीय जीवों में इनके अंदर होते हैं गलफड़े। मछली के अंदर वगैरह गलफड़े या गल्फ होते हैं।
इनका उपयोग करके ये क्या करते हैं, श्वसन की क्रिया करते हैं और जल में घुली हुई ऑक्सीजन का उपयोग करते हैं। प्रश्न क्या बनेगा कि जलीय जीवों में श्वसन की प्रक्रिया को समझाइए। तो आपको लिखना है कि जलीय जीव है वह जल में घुली हुई ऑक्सीजन का उपयोग करते हैं, इसके लिए इसी कारण इनकी श्वसन दर अधिक होती है। यह इनके अंदर श्वसन अंग गलफड़े या गल्फ्स होते हैं जिसके माध्यम से यह ऑक्सीजन जल में घुली ऑक्सीजन का उपयोग करते हैं और इसी ऑक्सीजन का उपयोग ऊर्जा निर्माण में होता है। तो ये हो गया क्या, ये हो गया जलीय जीवों के अंदर श्वसन। अब इसमें आपको ये गलफड़े जरूर पूछेगा कि जलीय जीवों में श्वसन अंग क्या है, गल्फ्स। यहाँ पर और कुछ पूछेगा कि एक कोशिका जीवों में कौन सी प्रक्रिया, विस्तरण। पेड़ पौधों में हो गया। जलीय जीवों के अंदर अब एक प्रश्न है, जलीय जीवों की श्वसन दर अधिक होती है, तो इसका आंसर क्या है कि जल में ऑक्सीजन की मात्रा वातावरण की तुलना में कम होती है, अतः उनको ऑक्सीजन की पूर्ति करने के लिए ज्यादा मात्रा में ऑक्सीजन की आवश्यकता होती है, इसलिए बार बार श्वसन की क्रिया करते हैं। ठीक है, इनकी श्वसन दर अधिक होती है। तो ये पढ़ लिया हमने किसके अंदर, पेड़ पौधों में, एक कोशिकीय जीवों में और बहुकोशिकीय जीवों में। अब बहुकोशिकीय जीवों में एक रहा मानव। क्या रहा, मानव। तो श्वसन में हमने ऑक्सीजन कोशिका में पहुंचाने के बाद तो ऑक्सीजन था, अनऑक्सी श्वसन होता है, वो हमने देख लिया था। अब हमको मानव में ये पढ़ना है कि क्या करना है कि मानव के अंदर O2 कहां से लेनी है, वातावरण से। वातावरण से O2 ले ली और इसको कहां तक पहुंचाना है, कोशिका तक पहुंचाना है। ठीक है, और ये काम अपन पढ़ेंगे किसके अंदर, मानव श्वसन तंत्र। किसके अंदर पढ़ेंगे, मानव श्वसन तंत्र के अंदर। ठीक है, अब भगवान ने हमारे अंदर मानव श्वसन तंत्र की जरूरत क्यों पड़ी, क्योंकि अब देखो एक कोशिकीय जीव है, उनके अंदर कोई अब श्वसन तंत्र नहीं होते। ठीक है, मछली है, इसके अंदर गलफड़े दे दिए लेकिन फेफड़े वगैरह नहीं दिए। लेकिन अब हम स्तनधारी व्हेल वगैरह में होते हैं, लेकिन आप देखो कि मानव श्वसन तंत्र है, इसके लिए अलग से श्वसन तंत्र दिया हुआ है। क्यों, अब आप देखोगे हमारी त्वचा है, यह तो पूरी वातावरण के कांटेक्ट में है। ठीक है, लेकिन हमारे शरीर की इंटरनल ऑर्गन है वो सीधा ही वातावरण के संपर्क में नहीं है, इसलिए विसरण के माध्यम से सीधा पूरा काम हो जाए यह तो संभव नहीं है। केवल विसरण से यह काम हो जाए यह संभव नहीं है सीधा, क्योंकि हमारी पूरी सतह है वो वातावरण के कांटेक्ट में नहीं है। तो अब इसमें विसरण तो होता है, विसरण हमारे अंदर भी होता है, कहां पर होता है वो आपको आगे बताता हूं। ठीक है, इसलिए मानव में क्या होता है, एक सुव्यवस्थित श्वसन तंत्र होता है जिसको क्या बोलते हैं, मानव श्वसन तंत्र कहते हैं। अब मानव श्वसन तंत्र के अंदर क्या क्या कौन कौन से पार्ट आते हैं वो अपन देखते हैं। देखो भावीय श्वसन के ऑक्सीजन की उपस्थिति में होता है, ग्लूकोज का पूर्ण अपचयन होता है, कार्बन डाइऑक्साइड पानी तथा ऊर्जा मुक्त होती है, यह कोशिका द्रव तथा माइटोकॉन्ड्रिया में होता है, यह अधिक ऊर्जा उत्पन्न करता है, 36 एटीपी, और मानव में यह होता है। ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में होता है, ग्लूकोज का पूर्ण अपचयन होता है, लैक्टिक अम्ल कार्बन डाइऑक्साइड तथा ऊर्जा मुक्त करता है, केवल कोशिका द्रव में होता है, कम ऊर्जा उत्पन्न होती है, उदाहरण है किष्ठ। अब है श्वसन, मनुष्य देखो। अब मनुष्य में हमारे अंदर पूरा एक सिस्टम बना हुआ है जिसको बोलते हैं अपन श्वसन तंत्र। श्वसन तंत्र का काम क्या है, ऑक्सीजन को लेकर कोशिका तक पहुंचाना, कोशिका से CO2 लेकर वातावरण में पहुंचाना, यह काम क्या है श्वसन तंत्र का। अब श्वसन तंत्र हमारा शुरू होता है, सबसे पहले आप देखोगे हम सांस कहां से लेते हैं, हम सांस लेते हैं नाक से। कहां से लेते हैं, नाक से लेते हैं, मुंह से भी लेते हैं, लेकिन मैक्सिमम जो हमने सांस है वो कहां से लेते हैं, नासा द्वारा। कहां से, नासा द्वार के माध्यम से क्या करते हैं, वायु को ग्रहण करते हैं। अब वायु नासा द्वार से ग्रहण कर ली, अब साथ साथ में अपन मुख से भी ग्रहण करते हैं, लेकिन नाक में हमारे दो चीजें होती है, एक तो होते हैं इसके अंदर बहुत सारे बाल होते हैं, और होता है म्यूकस या श्लेष्मा। हमारे कभी कभी म्यूकस की मात्रा ज्यादा होती है, अपन सर्दी लगती है तब म्यूकस ज्यादा मात्रा में निकलता है। तो अब इसका काम क्या है, तो नाक के अंदर होते हैं बाल, रोम, और क्या होता है, म्यूकस। इसका काम होता है कि धूल के कण वगैरह है इन सबको बाहर करके अलग निकालना। फिर है इससे अपन जब अंदर जाते हैं तब आता है ग्रसनी वाला। क्या आता है, ग्रसनी। अब ग्रसनी है वो क्या होता है कि ये वाला जो भाग है हमारा जो श्वसन तंत्र और हमारा जो पाचन तंत्र दोनों का संगम बिंदु है, वहां पर क्या होता है, ग्रसनी।
वहां पर क्या होता है, ग्रसनी या कंठ। अपन ये देखते हैं हमारे यहाँ पर जो कंठ वाला भाग है इसके ऊपर जहां पर हम भोजन निकलते हैं उसको बोलते हैं ग्रसनी। अब ग्रसनी आगे जाकर खुलती है कहां पर, श्वास नली के अंदर। कहां पर, श्वास नली के अंदर। श्वास नली के अंदर ये खुलती है। अब ये श्वास नली के अंदर आप देखोगे यहाँ पर ये जो फोल्ड बने हुए हैं, सी आकार के वलय बने हुए हैं। अब इन सी आकार के वलों का क्या काम है, इन सी आकार के वलों का क्या काम है, तो इनका काम यह है कि जब ये है ये जो इस श्वास नली है इसको पिचकने नहीं देती है। क्या, इसको पिचकने नहीं देती है। अब ये श्वास नली जाके आगे जाके और दो भागों में बढ़ जाती है, जिसको प्राथमिक श्वसनी और द्वितीयक श्वसनी कहते हैं। अब ये आगे जाकर और छोटे छोटे भागों में बढ़ जाती है, जिसको बोलते हैं श्वसनिकाएं। और प्रत्येक श्वसनिका के ऊपर इस प्रकार से ये कुपिका नुमा संरचना होती है, जिसको बोलते हैं कुपिका नुमा कोष होते हैं, जिनको बोलते हैं ये है कुपिका। अब ये कुपिका है। अब ये कुपिका के अंदर होती है रक्त वाहिनियां, और रक्त वाहिनियों का कांटेक्ट किससे होता है, इस रक्त के अंदर। ये फिर छोड़ देती है ऑक्सीजन को रक्त के अंदर, और वहां से रक्त जाता है किसके पास, प्रत्येक कोशिका के पास चला जाता है। और ये है हमारे साइड में ये फेफड़े है, दाएं फेफड़ा तथा बाएं फेफड़ा, ये भी श्वसन के अंदर आता। अब पूरा अपन ये चित्र तो आप समझ लेना, और इस चित्र को आपको बनाना आना चाहिए। अब पूरा अपन प्रोसेस समझते कैसे ऑक्सीजन जाएगी। ठीक है, ये अपना मुख आ गया। सबसे पहले आ गया हमारा नाक। ठीक है, नाक के अंदर उसी प्रकार जिस प्रकार से अपन ने पाचन तंत्र समझा था, हम पूरा एक एक पूरा लिखेंगे शॉर्ट में। ठीक है, सबसे पहले ले लिया अपन ने नाक, या जिसको अपन बोलेंगे नासाद्वार। ठीक, नासाद्वार के अंदर दो चीजें, रोम प्लस श्लेष्मा। ठीक है, रोम का काम क्या है, धूल के जो कण है, धूल कण को रोकना। वायु को शुद्ध करनी। अब श्लेष्मा का काम क्या है कि जब आप देखोगे कि कभी अपन जहां पर ठंडी के टाइम में अपन सांस लेते, तब बाहर की वायु क्या है, बहुत ही ठंडी है, लेकिन हम अब जब अंदर भी सांस लेते हैं तो उसके बाद उसका टेम्परेचर बैलेंस हो जाता है। तो यहां पर इसका क्या काम क्या होता है कि जो गर्म हवा है उसको, गर्म या ठंडी हवा है उसको हमारे शरीर के अनुकूल बनाने का काम करता है। कौन, ये श्लेष्मा। अब नाक से बढ़ती है आगे। नाक के बाद सांस कहां पर आएगा, जब अपन वायु लेंगे नाक के बाद वायु कहां पर पहुंचेगी, वो पहुंचेगी नाक से होती हुई यहां पर अपन ग्रसनी वाला भाग। अब यह ग्रसनी है, यह आगे ग्रसनी। ठीक है, तो नाक आ गई और यहां पर आ गई ग्रसनी वाला। अब आगे जाके ये बनते हैं एक श्वास नली में जाकर खुलता है। कहां पर, श्वास नली या श्वसनिका। ठीक है, अब इसमें होती है सी आकार के वलय। ये इस प्रकार से ये होती है वलय। ये वलय क्या करते हैं, पिचकने से बचाते हैं। इसको श्वास नली। ठीक है, अब ये श्वास नली है, यह आगे जाके दो भागों में बट जाती है, आगे जाके दो भागों में बट जाती है, जिसको बोलते हैं श्वसनी। क्या बोलते हैं, श्वसनी बोलते। ये श्वसनियां आगे जाके बहुत छोटी छोटी शाखाओं में विभक्त हो जाती है, आगे जाके बहुत सी छोटी छोटी शाखाओं में बट जाती है। ये भी आगे जाके बहुत सी छोटी छोटी शाखाओं में बट जाएगी। अब इनको क्या बोलेंगे, इनको बोलेंगे श्वसनिकाएं। क्या बोलते हैं, श्वसनिकाएं। और प्रत्येक श्वसनिका जुड़ी होती है एक कुपिका एक बलून रूपी संरचना, जहां पर अपन गुब्बारे के समान संरचना से जुड़ी हुई होती है, जिसको बोलते हैं अपन कुपिका। ये प्रत्येक श्वसनी है वो यहां पर। ठीक है, और ये होती है कुपिका। और ये जो सारा मैटर है वो कहां पर होता है, वो होता है ये श्वसनिका आगे जाके खुलती है इन फेफड़ों के अंदर।
और ये जो पूरा प्रोसेस होता है, ये सारी सब चीजें हैं वो कहाँ पर होती है, फेफड़ों के अंदर ही होती है। एक होता है दाया फेफड़ा, एक होता है बाया फेफड़ा। अब ये वाला जो फेफड़ा है, यहाँ पर थोड़ी सी खांच होती है जिसको बोलते हैं कार्डियक खांच, और यहाँ पर इस खांच के अंदर ही अपना हृदय होता है। ठीक है, तो अब ये तो अपन ने पढ़ा इसका के डायग्राम की क्या क्या होता है। ठीक, तो सबसे पहले वायु को अपन ने पहुंचा दिया था नाक में। नाक से वायु कहां पर आएगी, ग्रसनी। ग्रसनी से कहां पर आएगी, श्वास नली। कहां पर आएगी, श्वास नली में, श्वास नली के अंदर। ठीक है, श्वास नली के अंदर आ गई। श्वास नली का आगे जाकर कहां पर खुलती है, अब यहां पर आप लिख देना, श्वास नली में क्या होती है, सी आकार के वलय। क्या होते हैं, सी वलय होते हैं। इनका काम क्या होता है, श्वास नली को पिचकने से बचाना। आगे जाकर ये खुलती है श्वसनी में, जो होती है दो, प्राथमिक श्वसनी तथा द्वितीयक श्वसनी। ठीक है, यहां पर मैं लिख देता हूं, यहां पर प्राथमिक श्वसनी और ये होती है द्वितीयक श्वसनी। ये खुलती है दाएं फेफड़े में और ये होती है बाएं फेफड़े में। तो अभी तक हमने श्वसन तंत्र, श्वसन अंग कौन से, नासाद्वार, ग्रसनी, श्वास नली। ठीक है, श्वसनी। अब ये जो श्वसनी है ये आगे जाके किसमें, श्वसनी, श्वास नली, श्वसनिकाय में खुलती है। ठीक है, ये आगे जाके बहुत सारी शाखाओं में बढ़ जाती है और जिनको क्या बोलते हैं, श्वसनिकाय। श्वसनिकाय। और प्रत्येक श्वसनिका किससे जुड़ी होती है, कुपिका से। कहां पर, कुपिका से जुड़ी हुई होती है। ये जो कुपिका होती है उनके, ये क्या होती है, एक बलून नुमा संरचना होती है। इन कुपिकाओं के ऊपर क्या होता है कि ये जो कुपिका होती है इनके अंदर होती है छोटी छोटी रक्त वाहिनी। अब ये मान लो ये है कुपिका। ठीक है, तो इस कुपिका के अंदर होती है बहुत सी रक्त वाहिनियां। अब हमने क्या किया, हमने ऑक्सीजन ग्रहण की, हमने ऑक्सीजन ग्रहण की। अब ये ऑक्सीजन आ गई कहां पर, इस कुपिका के अंदर, और यहां पर है रक्त वाहिनियां। ठीक है, यहां पर रक्त बह रहा है। ठीक, अब कुपिका के अंदर आ गई O2 और रक्त जो चल रहा है उसके अंदर ऑक्सीजन की है कमी, तो यहां से होगा विसरण की प्रक्रिया। क्या होगी, यहां पर उच्च सांद्रता होगी, यहां पर रक्त के अंदर निम्न सांद्रता, तो यहां पर होगा विसरण, और विसरण के माध्यम से पहुंच जाएगी O2 कहां पर, रक्त के अंदर। कहां पर पहुंच जाएगी, रक्त के अंदर। तो कुपिका है, कुपिका के अंदर होती है रक्त वाहिनियां, और कुपिका से ऑक्सीजन कहां पर चली जाएगी, कुपिका से ऑक्सीजन चली जाएगी रक्त के अंदर। क्यों, क्योंकि इसके अंदर क्या होती है, रक्त वाहिनिका होती है। और रक्त में यह प्रक्रिया किसके माध्यम से होगी, यहां पर मैं लिख देता हूं, यह प्रक्रिया होगी विसरण के माध्यम से। कहां पर, विसरण। ठीक है, ये पूरा चार्ट आपके दिमाग में होना चाहिए, फिर आंसर अपने आप लिख दोगे। रक्त में गया, अब रक्त क्या करेगा, रक्त के अंदर था एक चीज, कौन, हीमोग्लोबिन। रक्त के अंदर था कौन, हीमोग्लोबिन। अब इस हीमोग्लोबिन की जरूरत क्यों आ गई, हम तो विसरण के माध्यम से पूरे शरीर में रक्त पहुंचा देते, लेकिन ऐसा नहीं होता है। क्यों, क्योंकि हमारे शरीर के जो विभिन्न भाग है वहां तक विसरण की प्रक्रिया के माध्यम से ऑक्सीजन पहुंचाना संभव नहीं है। ठीक है, इसलिए अब रक्त है, रक्त के अंदर सब जगह पर ऑक्सीजन की सांद्रता समान होगी, अब विसरण के माध्यम से तो आगे बैठेगा ही नहीं। अब हमने क्या किया कि माल को लेके, माल अपने ट्रक में लोड तो कर दिया। ठीक है, माल को लेकर अपने ट्रक के अंदर लोड कर दिया, लेकिन जब तक वो ट्रक चलेगा नहीं, हमने ऑक्सीजन भेज दी रक्त नलिका में, लेकिन जब ऑक्सीजन कोशिका तक पहुंचेगी नहीं तब तक काम कैसे हो जाएगा। तो हमारे शरीर के अंदर भी क्या है, एक ट्रक है, रक्त के अंदर एक ट्रक है, वो है हीमोग्लोबिन। यह हीमोग्लोबिन क्या करेगा, अपने अंदर ऑक्सीजन को भरेगा और क्या बना देगा, ऑक्सी हीमोग्लोबिन, HbO2, ऑक्सी हीमोग्लोबिन का निर्माण करेगा। और यह ऑक्सी हीमोग्लोबिन कहां तक पहुंचेगा, रक्त के साथ ऑक्सीजन को अपने साथ लेकर जाएगा और कहां पर छोड़ देगा,
कोशिका के अंदर प्रत्येक कोशिका तक पहुंचाने का काम करेगा। ठीक है, तो यहां पर अपन लिख देते हैं कि रक्त में पहुंचा दिया। रक्त में कौन था? रक्त में था हीमोग्लोबिन। और इस हीमोग्लोबिन को बोलते हैं श्वसन वर्णक। क्या बोलते हैं? श्वसन वर्णक। आपको पूछे कि श्वसन वर्णक कौन है, तो वो है हीमोग्लोबिन। ठीक है, अब इस हीमोग्लोबिन है, इसके माध्यम से रक्त से कहां पर पहुंच गया? ऑक्सीजन पहुंच गई कहां पर? कोशिका तक, कोशिका या उत्तक तक। ठीक है, अपन कोशिका ही लिख देते। ठीक है, अब देखो रक्त, ये रक्त आ गया, यहां पर हीमोग्लोबिन था, यहां पर अपनी थी कोशिका, यहां पर थी कोशिका। अब इस कोशिका के अंदर क्या थी? ऑक्सीजन की कमी थी। तो अब इस रक्त वाहिकाओं से वापस कोशिका के अंदर ऑक्सीजन किससे चली जाएगी? विसरण के माध्यम से। ठीक है, तो कोशिका के रक्त से कोशिका के अंदर कहां पर कैसे गई? विसरण से। ठीक है, रक्त वाहिकाओं से विसरण के माध्यम से गई। यहां तक पूरा प्रोसेस हो गया। अब अपन एक बार वापस समझिए क्या हुआ। सबसे पहले हमने ऑक्सीजन को वातावरण से ग्रहण कर लिया। नाक के अंदर थे रोम या बाल, जिसने क्या किया? उसके अंदर से धूल के कण बाहर निकाल दिए। श्लेष्मा ने वायु का टेम्परेचर मेंटेन कर दिया। फिर अपन ने सांस ली अंदर, वो कहां पर गई? वो गई ग्रसनी, और ग्रसनी से श्वास नली में आ गई। श्वास नली आगे जाके दो भागों में बट गई, प्राथमिक श्वसनी तथा द्वितीयक श्वसनी में बट गई। ये श्वसनिका आगे जाके श्वसनिकाओं में, छोटी छोटी नलिकाओं में, श्वसनिकाओं में बट जाती है। प्रत्येक श्वसनी का अंतिम सिरा कुपिका से जुड़ा हुआ रहता है। ठीक है, तो ये तो हो गया इसका। अब ऑक्सीजन गई, फेफड़ों में गई, श्वसनी में गई, श्वसनी से कुपिका के अंदर, कुपिकाओं से विसरण के माध्यम से कुपिकाओं के अंदर रक्त वाहिकाएं होती है, जहां से क्या होता है कि कुपिकाओं से विसरण के माध्यम से जो ऑक्सीजन वो रक्त वाहिकाओं में चला जाता है तथा रक्त के अंदर ऑक्सीजन मिल जाती है। रक्त के अंदर हीमोग्लोबिन श्वसन वर्णक पाया जाता है, जो ऑक्सीजन के साथ अभिक्रिया करके क्या बनाता है? ऑक्सी हीमोग्लोबिन का निर्माण करता है। यह ऑक्सी हीमोग्लोबिन रक्त के साथ कहां पर पहुंचता है? कोशिका तक पहुंचता है। रक्त वाहिकाओं से कोशिका में ऑक्सीजन का प्रवाह विसरण के द्वारा होता है। तो ये पहुंच गई कहां पर? ऑक्सीजन हमारे कोशिका के अंदर पहुंच गई। और उसके बाद तो क्या होता है? ऑक्सीजन होगा, जो मैंने आपको बताया, कोशिका द्रव में और माइटोकॉन्ड्रिया में, और क्या बन जाएगी? ऊर्जा बन जाएगी। तो यही होगा पूरा क्या? श्वसन का प्रोसेस। तो ये तो हो गया पूरा। ऑक्सीजन कहां तक अपने रक्त कोशिका तक किस प्रकार से पहुंचेगी वो अपन ने पढ़ लिया इस श्वसन तंत्र में। अब इसके साथ एक और चीज, क्या हमारे फेफड़े काम कैसे करते हैं? हमारे फेफड़े काम कैसे करते हैं? अब जैसे है हमारा फेफड़ा, हम पहले मैं आपको एक बार पूरा पाचन तंत्र बता देता हूं। ठीक है, सॉरी, पाचन का श्वसन तंत्र, पाचन तंत्र आ रहा है। अब यहां पर देखो आप, ये है अपना पूरा ये देखो, ये देखो, ये हमारा क्या है? ये हमारा सब नासाद्वार वाला भाग है। वहां से आता है अपन यहाँ पर ग्रसनी वाला भाग। ये है अपनी श्वास नली, और इसमें देखो ये सी आकार की अस्थिया है, उपास्थ्य, इसको बोलते हैं। जो कोमल भी होती है इसको बोलते हैं उपास्थ्य। ये जो उपास्थ्य है ये क्या करती है? इसको पिचकने से बचाती है। अब उसके बाद ये देखो, ये आकर खुल रही है कहां पर? यहाँ पर फेफड़ों के अंदर। कहां पर आकर खुल रही है? फेफड़ों के अंदर आके यहाँ पर खुल रही है, दाया फेफड़ा, बाया फेफड़ा। और ये वाला फेफड़ा देखो, यहाँ से खांच एक बना हुआ है, इसको बोलते हैं यहाँ पर हृदय पीछे, इसको बोलते हैं कार्डियक खांच। ठीक है, अब ये जो आगे जाकर आप देखोगे कि यह दो भागों में बंटती है। फेफड़ा है, यह आगे जाके दो भागों में, फेफड़े के अंदर जाके श्वसनी का दो, प्राथमिक श्वसनी तथा द्वितीयक श्वसनी। अब प्रत्येक श्वसनी है, इसके अंदर देखो ये छोटी छोटी ब्रांचेस निकल रही है, इनको क्या बोलते हैं? श्वसनी काय बोलते हैं।
और प्रत्येक श्वसनिका पर क्या जुड़ी होती है, यहाँ पर जुड़ी होती है कुपिका। क्या जुड़ी होती है, कुपिका जुड़ी हुई होती है। और यही कुपिका क्या करते हैं, रक्त के अंदर ऑक्सीजन को भेजने का काम करते हैं। अब फेफड़ों के अंदर वायु भरी कैसे जाती है, हमने ऑक्सीजन अपने O2 ली, अब विसरण के माध्यम से O2 हमारे नाक में प्रवेश करती है। अब फेफड़ों के अंदर क्या होता है, उच्च सांद्रता निम्न सांद्रता कैसे बनेगी, ठीक है। अब हमारे फेफड़े के हवा भरने का काम करते हैं। जब हमारे फेफड़े गुब्बारे की तरह है, अब जब अपन सांस लेते हैं, हमने सांस लिया तो देखो हमारे फेफड़े वाला भाग फूल गया। अब जब कोई चीज फूलती है, फूलेगी तो उसके अंदर क्या होगा, इसका आयतन है वो बढ़ेगा, आयतन बढ़ेगा, आयतन बढ़ेगा। और जब आयतन बढ़ता है, आयतन बढ़ता है तो आयतन बढ़ने पर क्या होगा कि वायु दाब है वो कम हो जाता है, वायु दाब कम हो जाता है। अपन यहां पर जब अपन फेफड़ों के अंदर जब अपन श्वसन की क्रिया करते हैं, जब अपन सांस लेते हैं तो क्या होता है, हम हमारा डायफ्राम है वो डायफ्राम, हमारे जो ये फेफड़े हैं, ये हमारा जो फेफड़े है, यहां पर एक ये संरचना होती है पीछे, जिसको बोलते अपन डायफ्राम। क्या बोलते हैं, डायफ्राम। अब जब अपन सांस लेने की प्रक्रिया करते हैं तब क्या होता है कि ये डायफ्राम हो जाता है ऐसे सीधा हो जाता है, यह डायफ्राम है वो हो जाता है सीधा। ये ऐसे ऐसे मुड़ा हुआ था तो ये हो जाएगा ऐसे सीधा हो जाएगा, जिससे क्या होगा कि वृक्ष गुहा का आयतन अपना वो बढ़ जाएगा, आयतन बढ़ जाएगा, आयतन बढ़ेगा। जब आयतन बढ़ता है तो क्या होता है, वायु दाब कम हो जाएगा, दाब है वो कम हो जाएगा। दाब P बराबर क्या होता है, 1/E अपन ने आपने पढ़ा है। जब आयतन बढ़ता है तो वायु दाब कम हो जाता है। अब वायु दाब हमारे शरीर के अंदर का वायु दाब हो गया कम और बाहर का वायु दाब हो गया ज्यादा, तो वायु है वो कहां पर चलती है, उच्च वायु दाब से निम्न वायु दाब की ओर गति करती है। तो सांस कहां पर चली जाएगी, वातावरण से हमारे फेफड़ों के अंदर चली जाएगी, ठीक है। और फेफड़ों से कुपिका, श्वसनिका वगैरह ये आपके पता ही है। अब जब अपन सांस छोड़ते तो वापस डायफ्राम अपने इस वाले शेप में आ जाएगा, तो जिससे क्या होगा, आयतन होगा। जब छोड़ते हैं तब क्या होगा कि आयतन हो जाएगा कम और वायु दाब क्या हो जाएगा, अधिक, वायु दाब अधिक हो जाएगा। तो हमारे शरीर के अंदर वायु दाब हो गया अधिक और बाहर क्या है, बाहर की तुलना में हमारे शरीर का वायु दाब हो जाएगा अधिक। और हम क्या करें, शरीर का नहीं, हमारे फेफड़ों के अंदर वायु दाब हो जाएगा अधिक और वायु कहां से चली जाएगी, अंदर से बाहर चली जाएगी। इस प्रकार से वातावरण के साथ गैसों का आदान प्रदान किसके माध्यम से, फेफड़ों के द्वारा होता है। फेफड़े ये काम करते हैं, जो वायु को अंदर भरते हैं और बाहर छोड़ते हैं। अब हमने सबका काम पढ़ लिया है, किस प्रकार से क्या क्या होता है। तो ये हो गया पूरा श्वसन तंत्र। अब इसको लिखना कैसे, ये सर बताओ आपको। अब हम लिखेंगे, सबसे पहले स्टार्ट करेंगे मानव श्वसन तंत्र। मानव श्वसन तंत्र में निम्नलिखित अंग होते हैं, जिसमें आपको लिखना है नाक, नासाद्वार, श्वसनी, श्वसनिकाएं, ठीक है, फेफड़े, कुपिकाएं। ये हो गए अपने किसके भाग, ये हो गए हमारे श्वसन तंत्र के भाग होते। अब श्वसन तंत्र की क्रियाविधि पॉइंट लिखोगे, फिर उसमें आप लिखोगे सर्वप्रथम, ठीक है, क्या करते हैं, फेफड़ों द्वारा वायु को हमारे शरीर के अंदर ग्रहण किया जाता है। फेफड़े जब अपन सांस को अंदर भरते हैं तब वृक्ष गुहा का आयतन बढ़ जाता है और वायु दाब कम हो जाता है, जिससे बाहर की वायु हमारे शरीर के अंदर प्रवेश करती है। ये ऑक्सीजन का आगे अंदर। नाक के द्वारा अशुद्धि तथा धूल के कणों को बाहर ही रोक लिया जाता है। वायु और या ऑक्सीजन श्वसनी के द्वारा हमारे अंदर प्रवेश करती है। श्वसनी में सी आकार के वलय होते हैं जो उसको पिचकने से बचाते हैं। श्वसनी आगे जाके श्वास नली आगे जाके दो श्वसनी, प्राथमिक श्वसनी तथा द्वितीयक श्वसनी में विभाजित होती है। प्रत्येक श्वसनी आगे जाके बहुत सारी शाखाओं में बढ़ जाती है, जिसको श्वसनिकाएं कहते हैं। प्रत्येक श्वसनिकाएं का अंतिम सिरा कुपिका से जुड़ा हुआ होता है।
इस कोशिका के अंदर बहुत सी रक्त वाहिनियां होती है। ऑक्सीजन कोशिकाओं से होती हुई रक्त में विसरण के द्वारा चली जाती है। रक्त के अंदर हीमोग्लोबिन नामक श्वसन वर्णक पाया जाता है। यह ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करके ऑक्सी हीमोग्लोबिन का निर्माण करता है। ऑक्सी हीमोग्लोबिन के माध्यम से रक्त से होता हुआ ऑक्सीजन कहाँ पर, कोशिका तक पहुंचता है। वहां पर रक्त वाहिकाओं से कोशिका में ऑक्सीजन विसरण के माध्यम से पहुंच जाती है और इस ऑक्सीजन का उपयोग क्या किया जाता है, ऑक्सीजन का उपयोग ऊर्जा निर्माण में किया जाता है। तथा कोशिका से प्राप्त, कोशिका ने ऑक्सीजन का यूज किया और क्या बनाया, CO2, तथा CO2 को वापिस फेफड़ों के द्वारा पुनः इसी प्रोसेस से कहां पर छोड़ दिया जाता है, वातावरण में छोड़ दिया जाता है। तो यही पूरी प्रक्रिया क्या होगी, मानव श्वसन तंत्र के अंदर होती है। तो अब आपको पूरा ये डायग्राम सिर्फ समझ में आना चाहिए, आप इसका आंसर आसानी से लिख सकते हैं। तो आगे समझ में, तो ये हो गया अपना पूरा क्या हो गया, ये हो गया अपना श्वसन तंत्र। अब आप अपन देख रहे थे कि यहाँ पर 36 ATP बन गई, ऊर्जा बन गई। यहाँ पर आप देखोगे कि यहाँ पर ऊर्जा बन गई, 36 ATP ऊर्जा बन गई, ठीक है। अब ये ATP है क्या, ठीक है, अपन यहाँ पर देखेंगे कि जो ऊर्जा बनी है, अब इस कोशिकीय ऊर्जा को अपन ATP में नापते हैं। किसमें नापते हैं, ATP। अब ATP क्या है, ATP का पूरा नाम है एडिनोसिस ट्राई फास्फेट, एडिनोसिस ट्राई फास्फेट। आपको पूछ सकता है कि ATP का पूरा नाम क्या है, एडिनोसिस ट्राई फास्फेट। अब ये क्या है, ये है कोशिका के अंदर जो ऊर्जा बनती है उसका मात्रक। तो अपन लिखेंगे कोशिकीय ईंधन का मात्रक, कोशिकीय ईंधन का मात्रक क्या है, ATP। आपको पूछे ATP क्या है, कोशिकीय ईंधन का मात्रक क्या है, ATP। अब हमारे अंदर जब ऊर्जा बनती है तो वो बनती है पहले ADP के रूप में। किसमें, ADP। अब ADP का पूरा नाम क्या है, एडिनोसिस डिफास्फेट या डाइफास्फेट। जब हमारे ये शरीर के अंदर कोई फास्फेट का एक अणु और मिल जाता है तो ये इसके साथ क्या बन जाता है, ATP के रूप में कन्वर्ट हो जाती है और क्या बनाते हैं, ATP, एडिनोसिस ट्राइफास्फेट बनाती है। अब ये जो ATP है, अब इसके अंदर जब हाइड्रोलाइसिस की प्रक्रिया होती है या फिर इसका जल अपघटन होता है, हाइड्रोलाइसिस, तब इससे क्या बनता है, ऊर्जा बनती है। और कितनी ऊर्जा बनती है, जो एक ATP है उसके विखंडन से 33.5 किलो जूल प्रति मोल, कितनी, 30.5 किलोग्राम पर मोल। इससे एक ATP से, एक ATP के विखंडन से कितनी ऊर्जा का निर्माण हो सकता है, तो वो आपको पूछेंगे जब किलो के 35.5 kg पर मोल। और आपको अगर कैलोरी में पूछे तो 7.5 किलो कैलोरी, ठीक है, ये आपको याद रखना है, ठीक है। ये इसमें से इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या क्या है, ATP का पूरा नाम एडिनोसिस ट्राइफास्फेट, कोशिकीय ईंधन किसको बोलते हैं, ATP को, ठीक है। इसके एक ATP से कितनी ऊर्जा मुक्त होती है, 30.5 kg पर मोल। 7 कैलोरी में पूछे 7.5 किलो कैलोरी। तो ये हो गया अपना ATP। तो यहाँ पर अपना जो श्वसन वाले टॉपिक था उसके अंदर जो जो चीजें थी वो अपन ने पढ़ ली। अब एक चीज जी जो अपने कल के टॉपिक पाचन तंत्र वाले में रही थी वो था अपन ने कि हमारा जो दांत होता है, हमारे जो दांत होते हैं, हमारे जो दांत होते हैं, अब हमारे दांत के जो, आपने देखा होगा कि दांत क्या हो जाते, खराब हो जाते, बहुत बार दांत में कीड़े लग जाते, खराब हो जाते। यह कारण किस कारण होता है, तो हमारा जो दांत होते हैं उसके अंदर जो ऊपर का पदार्थ होता है वो होता है इनेमल। क्या होता है, इनेमल। और यह सबसे प्राकृतिक कठोर पदार्थ है। सबसे प्राकृतिक कठोर पदार्थ क्या है, तो वह है इनेमल, ठीक है। और दांत के अंदर प्रोटीन पाया जाता है, उसको बोलते हैं डेंटिन, ठीक है। तो दांत के अंदर दो चीजें पाई जाती है, एक होता है इनेमल, जो सबसे बाहरी कठोर आवरण, और एक होता है प्रोटीन जिसके अंदर डेंटिन, ठीक है। अब हमारे दांत के अंदर का जो ये इनेमल है ये क्या हो जाता है कि धीरे धीरे यह नष्ट हो जाता है। क्या हो जाता है,
नष्ट हो जाता है। और नष्ट किस कारण से होता है कि जब अपन मीठा चीज खाते, गुलाब जामुन खा लिया आपने, ठीक है, आइसक्रीम खा ली, तो हमने क्या की, शर्करा को अपने अंदर ग्रहण किया। अब हम क्या नहीं करते, ब्रश नहीं करते, और वह शर्करा है वो अपने दांत में ही चिपकी रहती है। अब हमारे मुंह के अंदर होते हैं जीवाणु या बैक्टीरिया। अब इस शर्करा के साथ जीवाणु रिएक्ट करके बना देते हैं अम्ल। क्या बना देते हैं, अम्ल या एसिड बना देते हैं, ठीक है। और अम्ल के अंदर आप कोई भी चीज डालते हैं तो वो उसका क्षरण होना चालू हो जाता है, वो सड़ने लगती है या नष्ट होने लगती है। तो इसके कारण ही क्या होता है कि इस इनेमल है इसका हो जाता है क्षरण, और जिसके कारण क्या होता है, दांत हो जाते हैं खराब। क्या हो जाते हैं, दांतों का संसारण होने लगता है, ठीक है। तो दांत हो जाते हैं अपने खराब, जिसको दंत क्षरण बोलते हैं, जिसको क्या बोलते हैं, दंत क्षरण। तो आपको पूछे दंत क्षरण क्या है कि शर्करा के साथ जीवाणु मिलकर अम्ल का निर्माण करते हैं, और इसी अम्ल के कारण हमारे दांतों का इनेमल है वो नष्ट होने लगता है, जिसको दंत क्षरण की प्रक्रिया बोलते हैं। अब इससे बचने के लिए अपन को क्या करना है, इसके लिए क्षारीय टूथपेस्ट का यूज करना है, क्षारीय टूथपेस्ट का उपयोग करना है, ठीक है। जिसके कारण क्या होगा कि अम्ल और क्षार मिलकर उदासीन की प्रक्रिया हो जाएगी, और ये क्या होगी, हमारे दांत नहीं सड़ेंगे। क्या, अम्ल तो एसिड बनता रहता है मुंह में, तो वो नष्ट हो जाएगा, ठीक है। अब हमारे लार के अंदर है बहुत सारे बैक्टीरिया होते हैं, जैसे लाइसोबैक्टीरिया वगैरह है, तो ये जीवाणुओं को नष्ट करने का काम करते हैं। लेकिन ये क्या करते हैं कि हमारे अंदर जो अम्ल का निर्माण हुआ उसको नष्ट करने देते ही नहीं। ये क्या करते हैं कि ये जो जीवाणु है ये क्या करेंगे, ये अम्ल बना दिया, और ये जीवाणु इसके चारों तरफ इकट्ठे हो जाएंगे, ये यहाँ पर, ठीक है, यहाँ पर, जिसको बोलेंगे दंत प्लाक। क्या बनते हैं, दंत प्लाक। अब दंत प्लाक के कारण क्या करेगा कि ये दंत प्लाक, ये हमारा दांत था, ठीक है। अब यहाँ पर जीवाणु या बैक्टीरिया हो गई, अब इसके ऊपर बन गया दंत प्लाक। अब हम अगर बाहर से ब्रश वगैरह भी करते हैं तो इसके बीच में गैप हो गया, ये सारा ये इस अम्ल के साथ जाके मिल नहीं रहा है, उदासीनीकरण की विक्रिया नहीं हो रही है, तो जिसके कारण क्या होगा कि हमारे मुंह के अंदर जो है वो सार है वो इसको नष्ट नहीं कर पाता है, और हमारा दांत सड़ने लगता है। तो इसमें आपको सिर्फ दो चीजें याद रखनी है, दांतों के अंदर इनेमल तथा डेंटिन पाया जाता है, शर्करा और जीवाणु मिलकर अम्ल बनाते हैं और दंत प्लाक का निर्माण करते हैं, जिसके कारण क्या होता है कि हमारे दांत सड़ने लगते हैं, जिसको दंत क्षरण कहते हैं। बस ये चीज आपको याद रखनी। अब एटीपी तक, सॉरी एक चीज यहाँ पर देखो, एटीपी तो बन गई। अब एटीपी से आप देखोगे कि हमारे अंदर एटीपी काम कैसे करती है, ऊर्जा बन गई। अब जिस प्रकार से आप देखोगे कि हमारे घर में बैटरी है, ठीक है, या इन्वर्टर है, अब उससे हमने क्या किया, वो सिर्फ रासायनिक ऊर्जा देता है, ठीक है, उससे हमने विद्युत ऊर्जा ली। अब उससे मैंने पंखा चला दिया तो क्या बना दी, यांत्रिक ऊर्जा बना दी। अब उससे मैंने बल्ब जला दिया तो उससे क्या बना दी, प्रकाश ऊर्जा बना ली। तो उसी प्रकार हमारे शरीर के अंदर एटीपी आ गई, ऊर्जा आ गई, ऊर्जा का एक फॉर्म आ गया। अब उससे हमारा यह भिन्न भिन्न काम करता है। एटीपी के द्वारा क्या होते हैं, बहुत सारे काम होते हैं, जैसे कि पेशियों के संकुचन करना, उनको शिथिल करना, श्वसन की क्रिया, ठीक है, इन सब में पाचन की क्रिया, इन सब में हमारे जो काम करने का काम कौन करता है, इस एटीपी के माध्यम से ही काम होता है। तो ये हो गया अपने पूरा श्वसन वाला टॉपिक। श्वसन में सिर्फ क्या करना है, आपको कुछ नहीं करना है। पहले तो ऑक्सीजन है वो कोशिका में किस प्रकार से यह ऊर्जा कार्बोहाइड्रेट तथा जल का निर्माण करता है, सॉरी ऊर्जा कार्बन डाइऑक्साइड तथा जल का निर्माण करता है, ये देखना है। और ऑक्सीजन को क्या करना है, बाहर से लेकर हमारे शरीर के अंदर पहुंचाना है, और इसी के साथ श्वसन हो जाता है पूरा। अगर आपको क्लास अच्छी लगी हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए, वीडियो को लाइक कीजिए तथा शेयर कीजिए। जल्दी मैं आपको इसके पूरे नोट्स बना के आपको प्रोवाइड कराने की कोशिश करूंगा, और आप भी ट्राई करिए कि नोट्स है वो आप पूरा ऐसे जो दिया हुआ उसको लिखने की कोशिश ना करके पूरा ऐसे शॉर्ट में आप पूरा ऐसे लिखते जाए इस प्रकार से, ताकि आपको क्या कर रिवीजन करना है तो मेन कीवर्ड लिख दो सीधा, आपको ऐसे बना के कि हाँ हमने क्या किया, नाक से ऑक्सीजन ली, कुपिका तक पहुंचा दी, कुपिका से रक्त में। तो इस प्रकार से आपका जल्दी से एक चैप्टर जल्दी से रिवाइज हो सकता है, ठीक है। तो मिलते हैं अगली क्लास में, धन्यवाद।